ओके सो हाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, इसका क्या मतलब है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बताया था क्लासिकल थ्योरी जो पैरामैग्नेटिज्म ने दी थी उसकी दो बहुत ही बड़ी कमियां थी। एक तो म्यू सबका सेम मान लिया था और दूसरा बोल दिया था कि सारी डायरेक्शन में पॉसिबल है। मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में उससे किसी भी एंगल पे कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। वो जो दूसरी वाली कमी थी वो इसमें थोड़ा सा रिकवर कर लिया गया था। तो इसमें हमें किस चीज पे ध्यान देना है कि 0 से 180 डिग्री के एंगल्स सारे पॉसिबल नहीं रखने हैं। तो हम इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये देखिए इसमें हम क्वांटाइजेशन, स्पेस क्वांटाइजेशन जो है वो हम इसमें यूज करेंगे। तो सपोज हमारे पास इसमें भी एक चीज तो ये मानी थी कि सबके जो मैग्नेटिक मोमेंट है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो सेम ही मान लिए थे। तो अपने को कंसिडरेशन क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास जितने भी एटम्स हैं, सो देयर आर n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए हमारे पास कितने हैं, n एटम्स है। अब क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि सब हर एटम का मान लीजिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम, हर एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना मान के चलेंगे अपन, j मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि पैरामैग्नेटिज्म के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा और उसका ऑर्बिटल भी होगा। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं समझा चुकी हूँ कि स्पिन मोमेंटम अगर s होता है और ऑर्बिटल मोमेंटम अगर l होता है तो टोटल मोमेंटम क्या होता है, उन दोनों का समेशन होता है, वेक्टर सम होता है, उससे हमें j मिलता है। j टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हर एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम हम कितना मान के चलेंगे, j मान के चलेंगे। और अगर एक किसी एटम का एंगुलर मोमेंटम j होता है तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से उसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, पॉसिबल कंपोनेंट्स क्लासिकल के हिसाब से तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 2j+1 ही हो सकते हैं। 2j+1 ही क्यों हो सकते हैं? ये सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एलिमेंट्री में पढ़ा होगा। जब एल की वैल्यू आपके पास जीरो होती है, जब एल की वैल्यू जीरो होती है तो एम एल की वैल्यू आपके पास, उसके कंपोनेंट्स कितने आ सकते हैं आपके पास, जीरो आते हैं। ये एस के लिए होता है, राइट। एक एग्जांपल दे रही हूँ सिंपल सा, पी के लिए एम एल की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 0+1 -1, और एल की वैल्यू 2 आती है। डी के लिए एम एल की कितनी वैल्यू आती है आपके पास, 2 1 0 -1 -2। इनका नंबर देखना, ये टोटल कंपोनेंट्स कितने मिल रहे हैं, 1, ये कितने मिल रहे हैं, 3, ये कितने मिल रहे हैं, 5। तो अगर 1 3 5 है, इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर पूछूं कि 12+1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे कि एल की वैल्यू 0 रखो, 2 × 0+1 कितना हो रहा है, 1। यहाँ से मैं पूछूं 12+1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एल की जगह 1 रखो, तो 2 × 1, 2+1 3। यहाँ पे मैं बोलूं 12+1 कितना आ रहा है, तो 12+1 कितना आ रहा है, 5। उसी तरह से अगर आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम j है तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबल कंपोनेंट्स का नंबर कितना होगा, 2j+1। जबकि क्लासिकल क्या कहता है, कितने भी कर लो, कितने भी हो जाएंगे। तो पॉसिबल कंपोनेंट्स जो होंगे हमारे पास वो कितने लेने पड़ेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे हमें, और ये कितने होंगे, सिर्फ 2j+1 होंगे। अब हमें क्या करना है कि सपोज हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, तो उसका मैंने बताया था कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक तो म्यू, और एक होता है उसका कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट नॉर्मली हमने कौन सा पढ़ा था, z कंपोनेंट पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर हमने l के अंदर भी z कंपोनेंट पढ़ा था और l पढ़ा था, s में भी हमने z कंपोनेंट पढ़ा था और s पढ़ा था, j में भी हमने z कंपोनेंट पढ़ा था और j पढ़ा था। तो यहाँ पर हम टोटल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उस मैग्नेटिक मोमेंट का भी क्या होगा, एक तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक उसका z कंपोनेंट होगा। तो z कंपोनेंट हम यहाँ लेके चलेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे वो कौन सी डायरेक्शन में लगा लेते हैं, z डायरेक्शन में लगा लेते हैं, सो दैट हमें म्यू से मतलब नहीं है, म्यू का कौन सा कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आएगा और वो कौन सा आएगा, z आएगा। सो अब देखिए आप, म्यू जेड जो है वो अगर हमें यहाँ पर मिलेगा तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, इफ यू रिमेम्बर एम जे जी जे, जी ले लेते हैं, सिर्फ मैं जी लेके चल रही हूँ, वैसे जी जे होना चाहिए यहाँ पे देखो जी जे होना चाहिए, और ये म्यू बी, सिंपली हम इसे लिखेंगे एम जे जी म्यू बी। यहाँ जी का मतलब, क्योंकि वैसे जीएल भी होता है, जीएस भी होता है, जीजे भी होता है, तो ये नहीं ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं तो जीजे, और उसे हम सिर्फ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी से। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, जब हम ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे शायद, उसमें हाँ मिल जाएगा आपको। सो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, आप वहां पे देख लीजिएगा। एमजे की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, एमएल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, एमएल की वैल्यू आपकी एल से शुरू होके -L तक जाती है,
है ना। तो यहाँ 2 है तो +2 से -2, यहाँ 1 है तो +1 से -1, यहाँ 0 है तो 0। उसी तरह से j के साथ में भी यही चीज होती है। j की वैल्यू भी आपकी कहाँ से शुरू होती है, +j से शुरू होगी, फिर एक एक घटाते जाओ, एक एक घटाते जाओ, और लास्ट में फिर आपके पास आ जाएगा ये -j तक आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल L वाला जो रख के देखा है सेम वैसे ही रखना आपको। ये mj की वैल्यू होती है। अब हमें पता है कि अगर म्यू मैग्नेटिक मोमेंट को b मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो प्रीवियस लेक्चर में जो फॉर्मूला यूज किया था वही लेंगे। सपोज u से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे b लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी आई है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। अब म्यू वेक्टर डॉट बी के अंदर हम जानते हैं कि बी आपका इधर है और म्यू आपका इधर है और एंगल है थीटा। तो प्रीवियस केस में क्या लिया था इसका, प्रीवियस केस में ऐसे कर लिया था इसको कि म्यू इंटू बी इंटू कॉस थीटा, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया था म्यू डॉट बी का। इस बार थीटा करेंगे ही नहीं, कॉस थीटा लेना ही नहीं है। तो सिंपली क्या करना है कि अगर यहाँ पे इस टर्म को आप और थोड़ा सा ढंग से लिखो तो b को एज इट इज रहने दो, और ये जो म्यू कॉस थीटा है, ये म्यू कॉस थीटा बेसिकली क्या है, इस म्यू का कंपोनेंट है अलोंग z डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी ली है हमने, z डायरेक्शन ली है। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना है, म्यू कॉस थीटा। तो म्यू कॉस थीटा की बजाय हम क्या लिखेंगे, म्यू z लिखेंगे, क्योंकि वो z कंपोनेंट है। तो ये मिलेगा हमें माइनस का म्यू z इंटू बी, ये हमें मिलेगा माइनस का म्यू जेड इंटू बी। तो हमारे पास म्यू जेड की वैल्यू ऊपर से मिली हुई है, हमें वो पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का एम जे जी म्यू बी इंटू बी। ये हमें मिल चुका है म्यू जेड, सॉरी म्यू जेड नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा यू बी। ये टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। इस बार हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब याद है आपको, जब आपके पास सेलेक्टेड नंबर ही होता है, जैसे अगर मैं 4 बॉल दूं तो आप 4 को 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे, मैं 10 दूं तो भी काउंट कर लोगे, 100 दोगे तो भी काउंट कर लूंगी। लेकिन मैं आपको बोलूं 50 करोड़, तो 50 करोड़ को आप बोलोगे कि यार काउंट नहीं हो रहा है, समेशन मत लगाओ, इंटीग्रेशन कर दो। तो जब आपके पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होती है, तब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था क्लासिकल थ्योरी में। क्योंकि उसने ये कहा था कि बी इधर है तो एटम यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी, और ये इतनी सारी अपन को वैल्यू मिलेगी। उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं था तो समेशन नहीं लिया अपन ने एवरेज निकालते टाइम पे। लेकिन अब क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि अरे इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ सेलेक्टेड डायरेक्शन ही होगी बस, 1 2 3, इनके लिए क्या इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन में सब कुछ कवर हो जाता है। हमारे पास सारे है ही नहीं, हमें सेलेक्टेड लेनी है, तो सेलेक्टेड में केवल एक ले लिया, अब बीच का छोड़ दो फिर दूसरा ले लिया। तो इस बार हम इंटीग्रेशन यूज नहीं कर सकते, इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए समेशन लगाते हैं। समेशन लगा दिया, तो ये जो आपने म्यू जेड लिखा है, इस म्यू जेड के ब्रैकेट में आप लिख लीजिए जे, क्योंकि ये उस एटम का होगा जिसके लिए जे की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होगी। जब जे बदलेगा तो अपने आप म्यू जेड हमारा अलग अलग आता जाएगा। तो समेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, और मैंने आपसे एवरेज निकालने का फॉर्मूला वही बताया था, याद है, प्रीवियस केस में ध्यान रखो, डीएन को आपने मल्टीप्लाई किया था जेड कंपोनेंट से और फिर डिवाइड कर दिया था डीएन से, ये अपन ने किया था, यहाँ पर भी यही करना है। तो सबसे पहले जो म्यू कॉस थीटा है, इस म्यू कॉस थीटा की बजाय हमें क्या लेना पड़ेगा इस बार, जेड कंपोनेंट ऑफ म्यू। तो म्यू का जेड कंपोनेंट, और वो भी किसके करस्पॉन्डिंग, जे के करस्पॉन्डिंग। और साथ में आपको इफ यू रिमेम्बर हमने, हाँ इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो नंबर के लिए, हाँ यहाँ पे dn था, और इफ यू रिमेम्बर वो जो dn था वो प्रोपोर्शनल आया था, किसके प्रोपोर्शनल था, वो e की पावर e अपॉन kt के प्रोपोर्शनल था, माइनस e अपॉन kt, और इसको हटा के हमने n लगाया था। तो ऊपर भी dn आएगा, नीचे भी dn आएगा, तो ऊपर भी n टर्म आएगा, नीचे भी n आएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या रहेगा, e रेस टू पावर माइनस e बाई kt वाला टर्म हमें लेना है। तो e रेस टू पावर माइनस ub अपॉन kt ऊपर लेना है। इसी तरह से नीचे समेशन ऑफ e रेस टू पावर माइनस यू बी अपॉन के टी, कहा था नीचे ये z कंपोनेंट नहीं आता है, बस म्यू कॉस, बाकी सब सेम टर्म ऊपर और नीचे सेम रहेगी, ऊपर केवल म्यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना था, तो इस बार हमने z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यू बी की वैल्यू जो है वो हमें रखनी है, यू बी की वैल्यू हमें मिली है ये वाली, तो चलिए रखते हैं। समेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो देखिए आपके पास j की, ये mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, प्लस j से माइनस j तक, लेकिन सेलेक्टेड वैल्यू ही है, तो समेशन में आप कहाँ लगाएंगे, माइनस जे से प्लस जे, ऊपर भी वही समेशन लगेगा। सो ये फिजिक्स वाला पार्ट था। अब मैथ्स शुरू है, अब हमें कुछ नहीं ध्यान में रखना है। सो आपका समेशन आ गया,
म्यू जेड की वैल्यू हमें मिली थी mj g म्यू बी, ये हमें म्यू जेड मिला था। साथ में हमें क्या मिला था इसमें, हाँ ये हमें इतना ही मिला था म्यू जेड तो। और ई रेस टू पावर माइनस यूबी, यूबी की वैल्यू हमें ये मिली थी, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो mj, सॉरी एक चीज थोड़ी सा ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पे अगर समेशन में कैपिटल ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी कैपिटल लेना है, और अगर नोटेशन में आपने स्मॉल लिया है तो वहां पर भी स्मॉल। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आप चाहो तो स्मॉल जे ले सकते हो, चाहे तो कैपिटल जे ले सकते हो, लेकिन दोनों साइड सेम रखना। तो मैंने अगर समेशन में कैपिटल ले लिया है तो मैं यहाँ पर भी कैपिटल ले लेती हूँ। ये थोड़ा आप बुक में से देख के करेक्शन कर लेना, नोट्स आप अपने बुक से ही बनाया कीजिए, इसीलिए मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाती, क्योंकि आप ये लेक्चर सिर्फ समझने के लिए देखिए और उसके बाद आप बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, बुक्स हमें, क्योंकि आगे जाके हमें एक टॉपिक के लिए 3-3 4-4 बुक रेफर करनी पड़ेगी। अब जो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा वो तो किसी एक बुक से मिलेगा, सो उसी से नोट्स मिलेंगे, लेकिन आपको उस टॉपिक का रीडिंग जो है अलग अलग बुक से करना है, ताकि आप समझें कि उस एक टॉपिक को कितने तरह से समझाया गया है। इसलिए नोट्स अपने खुद प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस बहाने आप बुक्स पढ़ेंगे और समझने के लिए वीडियो लेक्चर होता है। तो आपके पास mj आ जाएगा, राइट। सो mj g म्यू बी एंड b अपॉन के टी, ठीक है। और इसको हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ये मैंने डिवाइड कर दिया। समेशन म्यू, ये जी जेड तो आएगा नहीं, बाकी एक्सपोनेंशियल वाला टर्म पूरा रहेगा, mj g म्यू बी एंड b अपॉन के टी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m कितना होता है, m होता है n को एवरेज म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हमने किया है, राइट। एंड सपोज इस एक्सप्रेशन में हम एक टर्म पुट करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू लेट g म्यू बी b अपॉन के टी। अगर ये पूरा टर्म हम y लिखते हैं तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n टाइम्स एवरेज म्यू, एवरेज म्यू ये था हमारा। सो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, समेशन, इसको तो एज इट इज छोड़िए आप, mj g म्यू बी, इसको तो एज इट इज छोड़िए, e रेस टू पावर ये g म्यू बी बी अपॉन के टी, ये पूरा का पूरा हमने क्या मान लिया, y मान लिया, लेकिन बाहर mj है तो ये हो जाएगा mj इंटू वाई। नीचे भी समेशन में क्या लग रहा है आपका, e रेस टू पावर mj इंटू वाई। ओके, वेरी गुड। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो जिस जिस पे समेशन केवल जे पे लगा हुआ है, तो जो टर्म जे पे डिपेंड नहीं कर रही है उसको बाहर ले लो। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एन और जी और ये म्यू भी ले लीजिए, और समेशन जो है वो हमारा लग जाएगा किस किस पे, एम जे ई रेस टू पावर एम जे वाई अपॉन समेशन एम ई रेस टू पावर एम जे और वाई। अब एक चीज ध्यान से समझना, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, है ना, m इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये लिखूं एन जी म्यू बी डी बाई डी वाई लॉग ऑफ समेशन ई रेस टू पावर एम जे वाई, तो क्या इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए हम नीचे वाले टर्म को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमें ऊपर वाला टर्म मिल रहा है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो एन जी म्यू बी, आपको y के रेस्पेक्ट में करना है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और फिर जो नीचे फंक्शन होता है उसका अलग से करना पड़ता है। तो सबसे पहले log के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है ये x है, तो log x का कितना हो जाएगा 1/x, 1/x मतलब 1 अपॉन समेशन e की पावर mj y, क्योंकि यही पूरा x था, ये देखिए अगर इसको x माना है तो यही आपका x है। सो 1/x, फिर ये जो नीचे फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो e की पावर mj y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, mj कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा और e की पावर mj y हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा mj e की पावर mj इंटू वाई। समेशन लगा हुआ रहेगा इस क्योंकि हमारा फंक्शन में समेशन लगा हुआ था, तो समेशन, तो ये जो टर्म है, क्या ये आपको यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम यही तो मिल रहा है, राइट। इसका मतलब हमने इसको सही लिखा है, इसका मतलब ये वाले फंक्शन की जगह हम ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलिए m इज इक्वल्स टू समेशन जा रहा है हमारा माइनस जे से प्लस जे या प्लस जे से माइनस जे, जैसी भी इच्छा हो आपकी, क्योंकि बात वही है, वन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए ही होता है। अब हम एन जी म्यू बी और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी वाई। अब देखो हमें क्या करना है, जे की वैल्यू रखते जाइए, तो सबसे पहले यहाँ पर जे की वैल्यू रखनी है प्लस का जे, तो कितना आ जाएगा लॉग ई की पावर
जे वाई, और फिर एक एक कम करते जाओ, जे -1 वाई, जे -2 वाई, और लास्ट में जाते जाते कहाँ तक आएगा, e की पावर -j वाई। ये मैंने यहाँ पे सीक्वेंस को एक्सपांड कर लिया है। अब ये हमारे पास इफ यू रिमेम्बर दिस एक्सप्रेशन, इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसे हमें ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी है, एन जी म्यू बी डी बाई डी वाई। सब में से अगर e की पावर जे वाई को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ रहा है लॉग ऑफ e की पावर जे वाई, कॉमन ले लो पूरे सीक्वेंस में, तो 1 प्लस जे कॉमन आ जाएगा तो e की पावर -वाई प्लस e की पावर -2y एंड सो ऑन चलता जाएगा। और हमने j अगर कॉमन लिया है तो j से डिवाइड होगा, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, e की पावर -y से ये -y आ जाएगा हमारे पास, है कि नहीं। ये लास्ट में डिवाइड करोगे, e की पावर -jy है, कॉमन ले लिया, जो टर्म कॉमन होता है उससे डिवाइड किया जाता है, तो इससे डिवाइड करोगे किसको, e की पावर jy से, तो ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -2jy हो जाएगा। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज तो बन रही है, क्योंकि देखो सबका रेशो सेम है, इन दोनों का रेशो कितना है, e रेस टू पावर -y, इन दोनों का रेशो कितना है, e रेस टू पावर -y। इस तरह से हमारे पास जो रेशो है वो तो सबके सेम है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। और ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और ज्योमेट्रिक सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो वो समेशन का फॉर्मूला देखो, सम इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a होता है फर्स्ट टर्म आपका दिया है 1 माइनस, ठीक है, r आपके पास क्या होता है, b बाई ए, r क्या होता है, b बाई ए, हमारे केस में b मतलब सेकेंड टर्म, वो ये हो गई फर्स्ट टर्म मतलब 1, तो e की पावर -y हो जाएगा। और उसकी पावर कितनी है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितना होगा, 2j होगा या 2j प्लस 1 होगा, क्योंकि चेक कीजिए आपके पास ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 कहाँ तक जा रहा है, 2j तक, यानी एक सीक्वेंस 1 2 3 से लेके 2j तक जा रहा है, तो टोटल नंबर कितना हो गया 2j, लेकिन ये प्लस का 1 एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास। और वैसे ही मैंने कहा था कि -j से लेके +j तक जो टोटल नंबर आता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, 2j प्लस 1 होता है। तो पावर में नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, 2j प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर। तो हमारे पास यहाँ से इस सीक्वेंस को क्या लिख सकते हैं, देखो एन जी म्यू बी डी बाई डी वाई, ये आ जाएगा लॉग e की पावर जे वाई, एज इट इज लिखना है ये वाला, e की पावर जे वाई। अब आपका जो समेशन मिला है, समेशन अगर अपन को मिला है तो समेशन में हमारे पास आ रहा है, देखो 1 माइनस ई रेस टू पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है सिंपल, तो -2j प्लस 1y डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू पावर -y। ये देखिए ये हमें टोटल यहाँ पर मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन से, ये सीरीज का सम करने से। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, सो अब हमें क्या करना है, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, इस टर्म को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मिलेगा एन जी म्यू बी डी बाई डी वाई, ये हो जाएगा लॉग, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हमें मिल रहा है ई रेस टू पावर जे वाई माइनस ई रेस टू पावर। अभी देखो ये जे वाई है और इधर माइनस का 2j प्लस 1 है, तो माइनस का 2j -1, ये तो मैंने अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर से j और मिल रहा है तो प्लस का j, तो ये हो जाएगा माइनस का 2j प्लस j, कितना हो जाता है माइनस का j -1, या माइनस ब्रेकेट ले लो, कितना बन रहा है माइनस का j प्लस 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का j प्लस 1 y। नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, 1 माइनस ई रेस टू पावर -1 ये आ जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ एन जी म्यू बी डी बाई डी वाई, थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और वो टर्म है ई रेस टू पावर वाई बाई 2। यहाँ पर क्या करेंगे, ई रेस टू पावर वाई बाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ई रेस टू पावर वाई बाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, और हमें कुछ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, जब ये वाई बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 बाई 2 हो जाएगा और यहाँ से जे हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर मिलेगा आपको जे प्लस 1 बाई 2 इंटू वाई माइनस ई रेस टू पावर, यहाँ कितना है माइनस का j तो है, और ये माइनस अंदर लेके जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा,
तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1/2 ये रेड वाले टर्म से आ जाएगा। तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा और ऑलरेडी आपके पास j है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ माइनस का j प्लस y/2 इसको जोड़ो तो माइनस का jy माइनस y प्लस y/2 तो माइनस का jy और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का y/2 तो दोनों में से y कॉमन आ जाएगा तो कितना बन रहा है j प्लस हाफ। करेक्ट। नीचे भी इससे होगा क्या कि ये y/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपली आपको y/2 मिल जाएगा और यहाँ y/2 और माइनस y/2 और माइनस y से क्या मिलेगा माइनस का y/2 तो e रेज टू पावर माइनस y/2। ये लॉग के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे आ चुका है और अगर आपके पास ये लॉग के अंदर एक्सप्रेशन मिल रहा है तो आप जानते हो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन। साइन के टर्म में देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सप्रेशन ध्यान रखना। साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ये साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। सो ऊपर तो आपके पास x में आ रहा है, नीचे अगर मैं बोलूं साइन हाइपरबोलिक z ले लो या a ले लो तो e की पावर z माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 अगर इन दोनों का रेशो लोगे तो नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म ये किसके रेशो के इक्वल आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक z। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा एन जी म्यू बी डी बाई डी वाई और ये मिलेगा लॉग ऑफ, लॉग के अंदर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक में ऊपर x की वैल्यू क्या है हमारे पास j प्लस 1/2 y और नीचे क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक, नीचे क्या है y/2 है सिर्फ तो y/2 ये हमें हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से। अब लॉग जो d देखो d बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स ये डिफरेंशिएट साइन हाइपरबोलिक सॉरी लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की लिस्ट में मिल जाएगा, वो आपके पास होता है कॉट हाइपरबोलिक के अंदर होता है। ये ध्यान रखना डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉट एक्स और सिमिलरली हाइपरबोलिक में हाइपरबोलिक आ जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सबसे पहले देखो एन जी म्यू बी डी बाई डी वाई तो रहने दो, लॉग को अंदर लेके जाओ तो लॉग ए बाई बी जो होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग साइन हाइपरबोलिक जे प्लस 1/2 वाई माइनस लॉग साइन हाइपरबोलिक y/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन जो कि मैं ऊपर यूज कर रही हूँ। अब डिफरेंशिएशन को अंदर लेके जाओ लॉग ऑफ साइन हट जाएगा सिंपली क्या आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक, लेकिन यहाँ पे x था अगर यहाँ पे साइन एल्फा एक्स होता है तो वो एल्फा बाहर आता है बिल्कुल। तो आपके लिए फर्स्ट वाले केस में अल्फा क्या होगा फर्स्ट वाले केस में जो भी y का कोफिशिएंट होगा, हाइपरबोलिक तो फंक्शन होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है इसको नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको अल्फा आपका होगा j प्लस हाफ और यहाँ पे अल्फा क्या होगा h को हटा दो y को हटा दो तो रिमेनिंग क्या बचा 1/2 तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो यही अपन यहाँ रखेंगे तो म्यू भी आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी मैंने यहाँ रखा नहीं j प्लस 1/2 कॉट हाइपरबोलिक j प्लस 1/2 y माइनस 1/2 कॉट हाइपरबोलिक 1/2 y यानी कि y/2। देखो ये हमारे पास इसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा। अब हम एक नया टर्म रखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू जे वाई, लेट x इज इक्वल्स टू जे वाई। तो हमारे पास y की वैल्यू ऊपर आप लेक्चर वो करके देखिएगा y की वैल्यू आपके पास मिली हुई है। y हमने माना था क्या माना था y हमने माना था जी म्यू बी बी अपॉन के टी ये वाई माना था तो एक्स कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा जे जी म्यू बी बी अपॉन के टी ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है तो एम हमारे पास कितना हो जाएगा ये फॉर्मूले जो चल रहे हैं वो एम के चल रहे हैं, ये हमारे पास एम है तो एम को हम क्या लिख सकते हो एन जी म्यू बी ये तो हमारे पास ये एज इट इज हो जाएगा और एन जी म्यू बी जे इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे j इंटू बी एक्स, जे इंटू बी एक्स इसको हटाइए j इंटू बी एक्स इसका क्या मतलब है वेट आप सोचोगे कि ये अगर ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन को आपने बी एक्स मान भी लिया तो ये एक्स्ट्रा j कहाँ से आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे एक लाइन और एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यहाँ पर ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास कैसे मिलेगा, तो m इज इक्वल्स टू एन जी म्यू बी जे, ऊपर वाले जे को तो रखो और नीचे वाले जे को हम अंदर भेजते हैं, नीचे वाले जे को अंदर भेजेंगे तो 1/j मल्टीप्लाई हो जाएगा j प्लस 1/2 कॉट हाइपरबोलिक j प्लस 1/2 वाई, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2j कॉट हाइपरबोलिक y/2, राइट। अब थोड़ा सा मैं करके बता रही हूँ आपको, ये हो जाएगा एन जी म्यू बी जे, इस जे को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो जे से जे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी कर लो, एलसीएम ले लो, तो 2j प्लस 1/2j, मैंने एलसीएम लिया है, कॉट हाइपरबोलिक, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 2j प्लस 1/2 सिंपली y, माइनस 1/2j कॉट हाइपरबोलिक y/2, बट क्योंकि हमने नया फंक्शन क्या माना है x के टर्म में हमें लाना है, हमें y चाहिए ही नहीं, कहीं पे भी y नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे एन जी म्यू बी जे, यहाँ पे हम करेंगे 2j प्लस 1/2j कॉट हाइपरबोलिक, इस y में देखो एक j ऊपर लगा दो तो एक j 2 के साथ नीचे लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं 2j प्लस 1/2j, और ये j इंटू वाई को आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, तो ये x आ जाएगा, माइनस 1/2j कॉट हाइपरबोलिक, इस y में भी क्या करना है, एक j ऊपर लगा दो एक j नीचे लगा दो, तो वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 1/2j इंटू एक्स, यानी कि हो जाएगा x/2j, अब ये x का फंक्शन आ चुका है, सो अब आप इसे क्या लिख सकते हो एन जी म्यू बी जे, और ये हो जाएगा आपका बी एक्स, जहां पर बी एक्स जो है, अब देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये देखो एन जी म्यू बी जे और बी एक्स, दिस बी एक्स इज कॉल्ड ब्रिलुआन फंक्शन, ये हमारे पास m का फॉर्मूला आ गया, जहां पर बी एक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, ब्रिलुआन फंक्शन, ये हमारे पास होता है ब्रिलुआन फंक्शन, वापस नहीं लिखूंगी, ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है दिस इज कॉल्ड बी एक्स। अब हमारे पास दो केस स्टडी करने हैं हमें, केस 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड, केस 2 वीक फील्ड, तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, वीक फील्ड लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम लेते हैं वीक फील्ड, अगर वीक फील्ड ले लिया तो जाहिर सी बात है कि आपके पास शुरुआत में आपने जो x है वो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, है ना, इस कंडीशन में हमारे पास बेसिकली b को हम लेंगे टेम्परेचर से कम, है ना, b की वैल्यू जो है वो हम टेम्परेचर वाले फैक्टर से कम लेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x था क्या, x हमारा था क्या, x था हमारा ये, x था जे वाई, और y की वैल्यू रखने के बाद मिला था जे जी म्यू बी बी अपॉन के टी, तो b की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर b की वैल्यू छोटी है तो आपके पास x की वैल्यू भी बहुत छोटी आ जाएगी, और जब x की वैल्यू छोटी आ जाएगी तो हमारे पास इफ यू रिमेम्बर, मैंने कॉट हाइपरबोलिक x पिछली बार भी बताया था 1/x प्लस x/3 होता है, राइट, और अगर हमें अल्फा एक्स लेना है, मतलब यहाँ पे हमें कॉट हाइपरबोलिक अल्फा एक्स लेना है, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा एक्स प्लस अल्फा x/3 हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ब्रिलुअन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, सो ब्रिलुअन फंक्शन में हमारे पास था देखना 2j प्लस 1/2j, ओके, और उसके बाद क्या था, उसके बाद ये रहा कॉट हाइपरबोलिक, ये रहा आपका अल्फा एक्स, तो हमें फॉर्मूले में क्या रखना है, इस कोट हाइपरबोलिक अल्फा एक्स की जगह क्या रखना है, इसकी जगह हमें रखना है ये टर्म, तो इसकी जगह हम रखेंगे 1/अल्फा एक्स, सो 1/अल्फा एक्स मतलब जो भी हमारा कोफिशियंट था, हमारा अल्फा क्या है, देखिए हमारा अल्फा है 2j प्लस 1/2j, तो 1/अल्फा एक्स रखना है, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये 2j अपॉन, ये आ जाएगा 2j ऊपर चला जाएगा और 2j प्लस 1 इंटू एक्स नीचे आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, प्लस अल्फा x/3 रखना है, और ये बाहर वाला फैक्टर तो सेम ही रहेगा, तो 2j प्लस 1/2j एज इट इज रहेगा, अब अल्फा x/3 रखना है, अल्फा x/3 रखना है, अल्फा x/3 का मतलब होता है 2j प्लस 1/2j और x+3, आप प्लीज खुद और थोड़ा सा डिटेल में रख के देख लेना, ये सारी वैल्यूज जैसे मैं रख रही हूँ, और उसके बाद आपको क्या मिला है यहाँ पे माइनस 1/2j, तो -1/2j, और फिर से 1/अल्फा एक्स, इस बार अल्फा कितना है आपका, इस बार अल्फा एक्स की वैल्यू है आपके पास, अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, इस बार देखिए ये है अल्फा एक्स, x/2j, अल्फा एक्स आपका इस बार x/2j, तो 1/अल्फा एक्स रखना है, 1/अल्फा एक्स का मतलब इसका उल्टा 2j अपॉन एक्स,
2j अपॉन एक्स माइनस 1/2j। अब अल्फा एक्स बाई 3, अल्फा एक्स बाई 3, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स बाई 3। ये देखिए। अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले 2j से 2j कैंसिल आउट, 2j प्लस 1 से 2j प्लस 1 कैंसिल आउट, 1/x बचा। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2j प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन 2j का स्क्वायर, तो 2j प्लस 1 अपॉन 2j का स्क्वायर हो गया। ये तो साथ में है x बाई 3। इसमें भी 2j से 2j कैंसिल आउट, तो -1/x, -1 अपॉन 2j का स्क्वायर और x बाई 3। 1/x से 1/x भी हमारा कैंसिल आउट हो गया है। और उसके बाद हमारे पास, अरे यार 1/2j का स्क्वायर थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, x बाई 3 कॉमन ले लो, एक तो x बाई 3 कॉमन आ जाएगा, 1/2j का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच रहा है, 2j प्लस 1 का स्क्वायर -1, है ना। आई होप ये हमें कुछ अच्छा सा मिले। 4j स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, नहीं +2ab -1, तो -1 से फिर +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर आपके पास 4j कॉमन आ रहा है, सो x बाई 3 1 अपॉन 4j का स्क्वायर, यहाँ से फिर से 4j कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बनेगा आपके पास j प्लस 1। एक 4j से एक 4j आपका चला जाएगा, एंड हमारे पास 2j का स्क्वायर बनेगा ना हमारे पास। अच्छा 4j का होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी 4j का होल स्क्वायर नहीं है, 4j स्क्वायर है। तो 4j से 4 कैंसिल आउट हुआ, j स्क्वायर से j स्क्वायर हुआ, तो केवल j बचेगा, तो x अपॉन 3j बच रहा है, और यहाँ पे j प्लस 1। तो यस, ये bx की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। m के अंदर पुट कर देंगे, तो m का फॉर्मूला देखिए कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। m था हमारा n g म्यू b j, n g म्यू b j bx, तो ये कितना हो जाएगा, n g म्यू b j, और ये हो जाएगा x बाई 3 j प्लस 1 अपॉन j। तो एज यू कैन सी j से j आपका कैंसिल आउट भी हो रहा है, करना है तो कर दो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। सिंप्लीफाई वर्जन में आपके पास दिखा हुआ है। अच्छा x की वैल्यू पुट करनी है हमें। x हमारा कितना था, x हमारा था j g म्यू बी बी अपॉन के टी, ये x की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको बुक से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो काफी घिचपिच कर दिया है। ये एज इट इज लिखा है, x बाई 3, x की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, जे जी म्यू बी बी अपॉन 3 के टी, साथ में है j प्लस 1 अपॉन j। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करो, तो देखो एक j से j कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हुआ ही नहीं। n एक बार है, g आपके पास 2 बार है, म्यू बी आपके पास 2 बार है, बी आपके पास 1 बार है, देन 3 के टी, और यहाँ पे आ जाएगा एक ये वाला j और j प्लस 1, तो j इंटू j प्लस 1, ये हमारे पास m का एक्सप्रेशन मिल रहा है। हमें ससेप्टिबिलिटी निकालना है। ससेप्टिबिलिटी हमें पता है कितना होता है, म्यू नॉट m अपॉन b होता है। रखिए वैल्यू, म्यू नॉट एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर अपॉन 3 के टी, और ये हो जाएगा j प्लस 1 का, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ससेप्टिबिलिटी। अब हमारे पास थोड़ा सा हमें इन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू रिमेम्बर हमने एक फॉर्मूला देखा था टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू जे का एक फॉर्मूला हमने देखा था, जी म्यू बी अंडर रूट जे प्लस 1। आप प्रीवियस लेक्चर रेफर कर लेना, आपको मिल जाएगा। और इसे मैंने पी इफेक्टिव इंटू म्यू बी के रूप में भी लिखा था, जहां पर हमारा जो पी इफेक्टिव था वो था जी रूट ऑफ जे प्लस 1, इफेक्टिव नंबर ऑफ बोर मैग्नेटॉर्न, ये इफेक्टिव नंबर होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो काई कितना मिल जाएगा हमें, किसकी जगह रखना है आपको, ये रखना है आपको जी म्यू बी इसकी जगह, तो इसकी टर्म में रखोगे तो एक तो देखो जी स्क्वायर हट जाएगा, एक आपके पास म्यू बी स्क्वायर हट जाएगा, है ना, और एक आपके पास जे प्लस 1, ये तीनों मिला के आपको क्या दे रहे हैं, ये तीनों मिला के आपको म्यू जे का स्क्वायर दे रहे हैं। तो म्यू जे का स्क्वायर करोगे तो म्यू नॉट एन म्यू जे का स्क्वायर अपॉन 3 के टी। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास, और सही बात है
वही चीज आ रही है आपके पास, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये C/T के इक्वल आ रहा है, जहां C आपका क्यूरी कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, μ0 n μj² अपॉन 3k। और ये जो क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ये एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिलता है क्यूरी कांस्टेंट का, उसके साथ वेरीफाई होती है। केस नंबर 2 हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में करना है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाहिर सी बात है, आपका जो बी है वो बहुत ही ज्यादा लेना है हमें केटी से। इस बी के आगे आप ये टर्म लगा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, mj/g/μ_b। क्यों, क्योंकि अकेला बी नहीं आया है, तो डोमिनेट कौन सा करवाना है। और सेम सिचुएशन आपको किस में करनी है, केस 1 में भी करनी है। केस 1 में भी आप यहाँ पर क्या कीजिए, mj/g/μ_b, mj/g/μ_b, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में बस 2-3 मिनट और लगेंगे। आ, हम्म इस कंडीशन में आपका x बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जब x बहुत बड़ा होता है तो कॉट हाइपरबोलिक x की वैल्यू 1 ले ली जाती है। और अगर कॉट हाइपरबोलिक x की वैल्यू 1 ले ली जाएगी तो bx हमारा क्या होगा। सो मैं बता देती हूँ, bx हमारे पास क्या था, bx था 2j+1/2j, फिर यहाँ था कॉट हाइपरबोलिक, वो 1 हो जाएगा, -1/2j, फिर यहाँ पर था कॉट हाइपरबोलिक, वो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ रही है क्या, 2j+1 - 2j, तो 2j से 2j आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, हाउ वी आर गेटिंग दिस टर्म एज 1। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, 2j+1, अगर आप एलसीएम लेंगे तो -1/2j आ रहा है, विच इज 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2j से फिर 2j हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। सो bx की वैल्यू हमारे पास जब 1 आ जाएगी, सो bx की वैल्यू 1 हम पुट करेंगे m के एक्सप्रेशन में, और m आपके पास था n/g/μ_b j/bx। सो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n/g/μ_b/j। और जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हमें मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मिलता है, हमने स्ट्रॉन्ग में रखा है, इसका मतलब यही मैक्सिमम होगा, एंड दिस इज रिप्रेजेंट एज सेचुरेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये हो जाएगा। इसमें एक केस थर्ड थोड़ा सा और है, डिस्कस करना चाहो, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट यार। सो चलो कर लेते हैं, 2 मिनट ही तो लगेंगे। एक केस थर्ड देखो, यही क्वांटम थ्योरी क्लासिकल रिजल्ट कौन सी रेंज में दे देती है। अगर आप जे की वैल्यू इन्फिनिटी ले लो, क्यों, क्योंकि जे क्या था, 1 2 3 4 5 6, 2j+1 नंबर मिल रहा था हमें। अगर जे की वैल्यू इन्फिनिटी चल जाए तो ये नंबर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। और यही तो क्लासिकल में क्लासिकल थ्योरी ने कहा था, क्लासिकल ने ये कहा था कि ये फाइनाइट नंबर नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट करने के लिए हमें सिर्फ क्वांटम थ्योरी में क्या करना पड़ेगा, जे की बजाय इनफाइनाइट रख दो। तो अगर जे टेंड्स टू इन्फिनिटी आता है तो यही थ्योरी क्लासिकल थ्योरी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर जे इन्फिनिटी होता है तो हमारे पास x/2j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में कॉट हाइपरबोलिक x/2j जो वैल्यू आती है वो आपके पास आ जाएगी कॉस हाइपरबोलिक x/2j, साइन हाइपरबोलिक x/2j। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 0/sin हाइपरबोलिक 0, मतलब इनका वो कर सकते हैं अपन यहाँ पर एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि x जो आ रहा है वो बहुत ही काफी कम है। और कॉट हाइपरबोलिक का जो एक्सपांशन होता है उसका फर्स्ट टर्म, ये भी मत लो, ये भी मत लो, छोड़ो। कॉट हाइपरबोलिक x में आपको बताया था, अगर x की वैल्यू बहुत कम है तो ये 1/x + x/3 होता है। सेम इस वाले टर्म को भी अगर आप अवॉइड कर दो, क्योंकि आपके पास x बहुत छोटा है। देखो x बहुत छोटा है तो फर्स्ट टर्म तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन x बहुत छोटा होने की वजह से सेकंड टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली और 1/x ले लो। तो कॉट हाइपरबोलिक x की जगह अपन को कितना मिलेगा, 2j/x मिलेगा। और जब 2j/x मिलता है तो हमारे पास bx की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, कॉट हाइपरबोलिक x -1/x, क्योंकि आपके पास सेकंड टर्म में क्या था, सेकंड टर्म में आपके पास 2j वाला फंक्शन था, वो कितना हो जाता, सेकंड टर्म में आपको क्या मिला था, bx के सेकंड फंक्शन में क्या मिला था, ब्रिलुअन जोन का सेकंड टर्म क्या था, 1/2j कॉट हाइपरबोलिक x/2j, यही तो था। इस कॉट हाइपरबोलिक x/2j की जगह आपने क्या रख दिया, 2j/x, तो 2j से 2j कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/x। और जो फर्स्ट फंक्शन था मैंने उसमें चेंज नहीं किया है, वो मैंने कॉट हाइपरबोलिक ही छोड़ा हुआ है। सो ये हमें क्लासिकल में मिला था, ये हमें क्लासिकल थ्योरी में मिला था।
तो इसका मतलब क्लासिकल थ्योरी में मिल जाता है, अगर हम जे की लिमिट इनफाइनाइट ले लेते हैं तो सेम रिजल्ट जो है वो हमें किस में मिल जाता है, क्लासिकल थ्योरी भी दे देता है। सो ये था हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और ये बिल्कुल इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा था। बस इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे।